नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और प्रस्ताव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी शुरू। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, और ऐसे में ये चर्चा जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रस्ताव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी होंगी और ऐसे में 11 बजे आज सुबह सदन में इसकी कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होने वाली है, जो कि बजट सत्र का प्रमुख हिस्सा मानी जा रही है। सदन की कार्रवाई जो है वो सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसी विषय पर कुल 18 घंटे की बहस निर्धारित की गई है। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे, जो कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार भी रखेंगे। और इस बहस में विभिन्न दलों के सांसद जो हैं देश की नीतियों, सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से अपने मत प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 फरवरी को इस चर्चा का जवाब देने का संभावना जताई जा रही है और जिससे बहस का समापन होगा। और इसी क्रम में बजट पर भी आज लोकसभा में विस्तार से चर्चा प्रस्तावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लगातार 9वां बजट पेश किया है और उसके अगले ही दिन से ही उस पर सामान्य चर्चा शुरू हो रही है। और इस चर्चा के दौरान बजट के प्रावधान, कर, ढांचों और विकास योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटन पर गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। और इसके बाद से बता दें कि लगातार चर्चाएं चलेगी। विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी भी आज सदन में बजट और सरकारी नीतियों पर अपना पक्ष रख सकते हैं। बजट से जुड़े सवालों और उठाए गए मुद्दों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 11 फरवरी को जवाब देने की उम्मीद है। राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से संसद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राहुल गांधी आज विपक्ष की चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसद में ये चर्चा होने वाली है, जिस पर राहुल गांधी आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऐसे में लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव है और प्रस्ताव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है शुरू होने वाली हैं। 11 बजे आज सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है और ऐसे में सदन की चर्चा की शुरुआत जो है वो विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी करेंगे। आज सुबह 11 बजे यानी कि कुछ ही समय के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है और प्रस्ताव को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में 11 बजे ही सदन की कार्रवाई जो है आज सुबह कुछ ही समय के बाद ये कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमेश जी हैं, और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं 11 बजे यानी कि कुछ ही समय के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से संसद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। रमेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए अनीता, जब बजट आता है तो मुख्य विपक्षी दल जो होता है या फिर ये कह लो कि एलओपी जो होता है संसद में, तो वो पूरा जो बजट पेश किया जाता है उसकी समीक्षा की जाती है और उसमें क्या खामियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, उसके ऊपर पूरी पार्टी उनकी मंथन करती है। अब राहुल गांधी जिस तरीके से आज इस पे कटाक्ष करने वाले हैं और उसकी समीक्षा रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, उसके 2 पहलू होते हैं। पहला तो ये होता है कि जब सरकार केंद्रीय बजट को लाती है तो उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण करवाती है पूरे देश में, और उस आर्थिक सर्वेक्षण में मिडिल क्लास भी शामिल किया जाता है, कृषि भी होती है, रेलवे भी होती है, जितने डिफरेंट जितने भी विभाग होते हैं, भाग होते हैं, उन सबको शामिल करके सरकार ये पता लगाती है कि कहाँ कितनी पैसों की जरूरत है। तो उसको लेके और जो बजट पेश हुआ दोनों में कंपेयर करके जब कांग्रेस पार्टी कल से इस बात को मंथन कर रही है कि जो सर्वेक्षण के हिसाब से क्या बजट रहा तो कितना प्रतिशत रहा, कितना प्रतिशत नहीं रहा, तो उसी को खाका का पूरा एक ड्राफ्ट बना के आज राहुल गांधी पेश करेंगे और जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि
सर्वेक्षण के हिसाब से ये बजट उतना नहीं रहा, क्योंकि कई चीजों में कटौती भी की गई है। जिस तरीके से मनरेगा का जो बजट होता है उसमें लगातार कटौती की जा रही है। बिल्कुल। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि उद्योगपति जितने भी हैं उनको चाहे उनके टैक्स के स्लैब में थोड़ी सी कटौती की गई, उनको ज्यादा सहूलियत दी गई है। अब बात आ जाती है कि आम जनता के लिए जो मिडिल क्लास आप हम लोग हैं, हमारे आपके हिस्से क्या आया। इसमें 2-3 चीजें बहुत बेहतरीन रही हैं, जैसे सूती कपड़ा, टेक्सटाइल, इसमें कमी रही है, रेटों में कमी गई है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने हैं उसमें भी हैं। अगर आप विदेश यात्रा करने जाते हो तो उसमें टैक्सेस के रूप में इमिग्रेशन हो जाता है या वीजा वगैरह होता है, उसकी जो फीसेस वगैरह है उसमें भी कटौती की गई है। ये आम व्यक्ति के सीधे उनके जीवन से जुड़ा हुआ पहलू उन्होंने ध्यान में सरकार ने रखा है। और फिर आप जाइए, जेनेटिक जितनी भी दवाइयां हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर रोधी हो गई, बीपी शुगर्स की हो गई हैं, जिसमें आम आदमी के लिए बहुत महंगी पड़ती हैं, उसमें भी सरकार ने कटौती की है। इसको भी मैं बेहतरीन कदम कहूंगा। अब फिर आ जाती है जो बढ़ोतरी वाली चीजें होती हैं, हमेशा आप बीड़ी, सिगरेट और आप शराब जितने भी होते हैं उसमें तो हमेशा वृद्धि की जाती है और की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जब वृद्धि नहीं होगी तो लोग मानेंगे भी नहीं। अगर सस्ती हो जाएगी तो हर कोई इसको अपनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगा बजट तो नपातुला है, लेकिन ये कह देने से बात पूरी नहीं हो जाएगी ना। हम आप कितना भी कहें कि बजट अच्छा है या कैसा है, लेकिन जो अपोजिशन होता है सामने, जो सरकार को डिफीट करता है, हर चीज में चुनौती देता है, वो है आज की डेट में कांग्रेस। कांग्रेस के पास एलओपी का भी पद है और अलायंस वो चला के चल रहे हैं। तो सब लोग अलायंस में कल जो, जहां तक मेरे पास जानकारी है, बजट के बाद चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो जाए, टीएमसी हो जाए, जितने भी दल हैं, तो उन सब ने एक मंच पे आके ये कहा कि नहीं, इस तरीके से ये चीजें गलत हैं। तो उसी की समीक्षा रिपोर्ट जो है अपने स्तर से कांग्रेस आज करके देश को, जनता को बताने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रमेश जी। बता दें कि 11 फरवरी को जवाब देने की उम्मीद है। ऐसे में आज जो है ये चर्चा शुरू होने वाली है। राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से संसद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो वहीं बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है, जिससे राज्य की वित्तीय और नीतिगत दिशा तय करेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और ऐसे में सत्र के पहले दिन राज्यपाल करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी बता दें आपको, बिहार से निकलकर सामने आ रही है। संयुक्त बैठक में सदस्यों को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी बिहार से, क्योंकि बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है और ऐसे में ये बजट सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल संयुक्त बैठक में विधानसभा और विधायक परिषद के सदस्यों को संबोधित करेंगे, जिसमें सरकार की प्राथमिकताओं, आगामी योजनाओं और विकास के एजेंडों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके बाद से कल राज्य सरकार नए नीति साल का बजट पेश करेगी और इस पर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम जनता की खास नजर रहेगी। और ये बजट सत्र 27 फरवरी तक चलेगा और इस अवधि में कुल 19 बैठकें निर्धारित की गई है। सत्र के दौरान सरकार अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों और खर्च से जुड़ी रूपरेखा सदन में रखेगी, जबकि विपक्ष जो है वो महंगाई, विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। बजट जो है वो प्रावधानों और विधायी कार्यों को लेकर सदन में जोरदार और तीखी बहस होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार विधानसभा का जो है वो बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है और जिसको लेकर विपक्ष जो है वो हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर हैं हमारे रमेश जी हैं, उनसे जानते हैं कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं और कितना हंगामेदार रहने वाला है। रमेश जी। देखिए अनीता, बहुत इम्पोर्टेंट बजट ये है क्योंकि चुनाव संपन्न होने के बाद में पहला बिहार सरकार का बजट है। बिल्कुल। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए ने चुनाव में समय जितने वादे किए हैं, चाहे महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की बात, रोजगार देने की बात, वादों पे अगर आप जाओगे तो झड़ी लगी हुई है।
अब दूसरी तरफ विपक्ष है, आरजेडी है और छोटे छोटे और भी दल हैं, तो वो पूरी तरीके से घेरने के लिए तैयार है। वो सरकार से मांग करेंगे कि आपने मैनिफेस्टो में जो चीजें आपने कही वो कब से लागू कर रहे हो, क्योंकि आपको 2-3-4 महीने तो हो ही गए हैं आपकी सरकार को बने हुए। इतने में आपको कई योजनाओं का श्री गणेश कर देना चाहिए। कितने पे किया? तो मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा का ये बजट है सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहेगा, क्योंकि इस बजट में जो पिछला जो बजट था उसमें कई ज्यादा वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि इसलिए भी करनी पड़ेगी, लाखों की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वादे आप लोगों ने किए हैं उस वादे को पूरा करने के लिए आपको बजट को बढ़ाना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ जब आप बजट को बढ़ाओगे तो आपके पास रेवेन्यू के साधन भी होनी चाहिए, रेवेन्यू भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्जित करने के लिए एक आबकारी डिपार्टमेंट कहा जाता है, और वो आबकारी डिपार्टमेंट आपका बिल्कुल शून्य है, क्योंकि शराबबंदी लगातार बिहार में है। जब बिहार कोई भी सरकार जब शराब को, वाइन को जब बेचती है तो उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा उसको मिलता है। एक तो रेवेन्यू आपका वहां से कमजोर हुआ है, और दूसरा ये है कृषि को लेके, और बिहार में जो मखाना की खेती होती है और लीची की खेती होती है, यहाँ से आपके जो पूरा ओवरऑल जो आपका जीडीपी रहता है उसमें लगभग 35% वो कंट्रीब्यूट करता है। क्या उस चीज को आप बढ़ाओगे? क्या उन चीजों में आपको जो रेवेन्यू कमाने के कुछ और साधन आपके खोजेंगे? तो कुल मिला के कहने का ये है कि आपको सभी विभागों से, डिपार्टमेंट से रेवेन्यू को किसी भी सूरत में बढ़ाना पड़ेगा। अगर रेवेन्यू को आप इंक्रीज नहीं करते हो तो जितने आपने वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। पूरे इसलिए नहीं हो पाएंगे, उन वादों को करने के लिए एक्स्ट्रा आपको बजट में इंक्रीज करना ही पड़ेगा और मोटे धन की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी सबकी, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो बजट है सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि जितने वादे वो आपको अल्टीमेटली आपको पूरे ही करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल आपसे और है कि एनडीए की ये नई सरकार का पहला बजट है, विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो हंगामेदार हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, हंगामेदार होगा। और एनडीए की मुझे लगता है नई सरकार नहीं है, लेकिन हाँ नई नवेली है, नए तरीके से सरकार आई है। सरकार पहले भी नहीं की रही है, अलायंस में रही है और लंबे समय से चलती आ रही है। और बात सिर्फ ये आती, इस बार जो नई नई चीजें, योजनाओं को आपने करने की जो हामी भरी है उसको आप कैसे पूरा करोगे? और क्योंकि इस बार जब चुनाव था, जब हम आप लोगों ने देखा तो आरजेडी भी बड़े दमखम के साथ में सामने थी। लोगों को लग ही नहीं रहा था कि आरजेडी इतनी बुरी तरीके से हार जाएगी, आरजेडी की सरकार बन जाएगी, इस तरह की भी संभावनाएं लोग जता रहे थे। लेकिन अंततोगत्वा क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो जिस गत में अपोजिशन पहुंच गया, आरजेडी की सीटें जहां जिस कंडीशन में आई है किसी ने कल्पना तक नहीं करी थी। तो इस लिहाज से ये देखा जा रहा है साफ के तौर पर कि जनता ने आपके ऊपर भरोसा करा, आपकी योजनाओं को, नई नई नीतियों के जो आपने कहा उस पे उन्होंने दिल खोल के और झोली भर भर के आपको उन्होंने वोट दिया है। तो जब जनता ने अपना काम कर दिया, अब काम करने की जो बारी है वो आपकी है। जी चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि बिहार विधानसभा सत्र का आज बजट शुरू होने वाला है। ऐसे में बजट सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज पार्टी जो है वो प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। बड़ी जानकारी आज चुनाव आयोग से मिलेंगे टीएमसी प्रतिनिधिमंडल, और ऐसे में ममता बनर्जी के नेतृत्व में होगी मुलाकात। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची पर टीएमसी उठाएगी सवाल। बड़ी जानकारी दे दें कि आज चुनाव आयोग से टीएमसी के जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिल सकते हैं, और ऐसे में ममता बनर्जी की अगुवाई में चुनाव आयोग से मुलाकात करने जा रहे हैं टीएमसी। और इस बैठक की राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची, आचार संहिता और हाल ही के चुनावी मुद्दों को लेकर पार्टी अपनी चिंताएं और आपत्तियां विस्तार से रख सकती है। प्रतिनिधिमंडल आयोग के अधिकारियों के सामने उन बिंदुओं की भी
चर्चा की जाएगी, जिस पर पार्टी लंबे समय से स्पष्टीकरण और कार्रवाई की मांग करती रही है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान निष्पक्ष चुनाव, प्रशासनिक पारदर्शिता और चुनावी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी और बैठक के बाद से प्रतिनिधिमंडल मीडिया को बातचीत का ब्यौरा भी दे सकते हैं, जिससे आगे की राजनीतिक रणनीति के संकेत भी मिलेंगे। आपको दे दें कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर टीएमसी जो है वो आज मुलाकात कर सकती है। चुनाव आयोग से मिलेंगे टीएमसी प्रतिनिधिमंडल और ऐसे में राजनीति से जुड़ा ये बेहद ही अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और जिसको देखते हुए टीएमसी के जो भी प्रतिनिधिमंडल हैं वो आज मुलाकात कर सकते हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये मुलाकातें होंगी और ऐसे में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची पर टीएमसी जो है वो कई तरह के सवाल भी उठा सकती है। बड़ी जानकारी दे दें कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये मुलाकात होगी और ऐसे में प्रतिनिधिमंडल को बातचीत का ब्यौरा भी दे सकते हैं, जिससे आगे की राजनीतिक रणनीति के संकेत भी मिलेंगे। तो वहीं बिहार में आज से इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाएं जो है वो शुरू हो रही हैं, जो कि 13 फरवरी तक निर्धारित है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार में आज इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू हो रही है और ऐसे में 13 फरवरी तक ये परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर बिहार से आ रही है और यहाँ पर 1762 केंद्रों पर 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा जो है आज से शुरू होने वाली है और 13 फरवरी तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। बड़ी जानकारी और इस परीक्षा में पूरे राज्य से बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी है वो भाग ले रहे हैं और कुल 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कई विद्यार्थी जो हैं वो शामिल होंगे और इनमें से छात्र और छात्राओं के बैठने की भी पूरी तरह से प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई है, जो कि इस बात को दर्शाती है कि छात्रों की भागीदारी जो है वो लगातार मजबूत बनी हुई है। पटना जिले की बात करें तो यहाँ पर 64 केंद्र बनाए गए हैं और जहां पर लगभग 73,000 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे। परीक्षा व्यवस्थाओं की सुव्यवस्थित और पारदर्शित बनाए रखने के लिए बोर्ड ने कड़े निर्देश भी जारी किए हैं और सभी केंद्रों की सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जांच और अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी हो सके। परीक्षा जो है वो 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली जो है सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से चलेगी। हर केंद्र पर निगरानी, जांच और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, नकल रोकने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक तैयारियां की गई है, ताकि सभी परीक्षार्थी निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा दे सके। 13 फरवरी तक परीक्षा का आयोजन किया गया है। ऐसे में 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी जो है शामिल होंगे। बिहार में आज से इंटरमीडिएट परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जो कि 13 फरवरी तक चलेगी। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में हालिया बारिश के बाद से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है और क्षेत्र में घना कोहरा लौट आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी और आसपास के कई इलाकों में वर्षा दर्ज की गई है, जिसके चलते ठंड का असर और भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है। सोमवार सुबह यानी कि आज कई जगहों पर घने कोहरे की मोटी परत छाई हुई है, जिससे दृश्य जो है वो काफी घट गया है। कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर यातायात की रफ्तार जो है वो धीमी रही है और वाहन चालकों को सफर करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वाले लोगों को भी रास्ता देखने में काफी दिक्कतें हुई हैं। मौसम विभाग ने सुबह के समय दिल्ली के कई हिस्सों के लिए घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, ताकि लोग सतर्क रहें और जरूरी सावधानियां बरतें। आज पूरे दिन आसमान में बादलों की मौजूदगी बनी रहने के अनुमान है और सुबह कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। हालांकि समय बढ़ने के साथ ही धुंध धीरे धीरे कम हो सकती है। बादल छाए रहने की वजह से तेज धूप निकलने की संभावना कम बताई गई है और दिन के समय 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जिससे ठंडक और बढ़ेगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम पारा जो है लगभग 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगले 3 से 4 दिनों तक भी आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहने की संभावना जताई गई है। 3 फरवरी को आंशिक बादल रह सकते हैं और सुबह हल्के से मध्य स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है और इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे सर्दी का असर और तेज होगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान जो है वो लगभग 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है करीब 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। फिलहाल निकट भविष्य में तापमान
तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं दिख रहे हैं। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम की तस्वीरें हैं, आनंद विहार की तस्वीरें हैं, धौला कुआं और महिपालपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कम विजिबिलिटी है और ऐसे में लोग जो हैं जो गाड़ियां हैं वो बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही हैं। विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम नजर आ रही है। ऐसे में गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। अगले 3 से 4 दिनों तक और भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद से एक बार फिर से जो ठंड है वो वापस लौट आई है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के बाद मुंबई के शहर में भी मौसम ने अचानक से ही करवट ले ली है और कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर मरीन ड्राइव क्षेत्र में धुंध की मोटी परत नजर आई है, जिससे समुद्र के किनारे जो नजारा है वो धुंधला हो गया है और दूर तक देख पाना काफी मुश्किल रहा है। सामान्य तौर पर साफ मौसम के लिए पहचानी जाने वाली इस तटीय पट्टी पर कोहरे की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा है। सुबह के समय टहलने और व्यायाम करने आने वाले लोगों को कम दृश्य के कारण अतिरिक्त सतर्कता देखनी पड़ रही है, जबकि यातायात की रफ्तार भी काफी प्रभावित हुई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में अगर बात करें तो यहाँ पर भी नज़ारा जो है वो काफ़ी सुंदर है, क्योंकि पूरी तरह से बर्फबारी देखने को मिल रही है। पर्यटकों को काफ़ी बर्फबारी जो है वो आकर्षित कर रही है। पहाड़ों पर जमी बर्फ और ठंडी हवाओं के बीच बड़ी संख्या में सैलानी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। पूरा क्षेत्र जो है वो सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है, जिससे सर्दी का खास दृश्य देखने को मिल रहा है और स्थानीय पर्यटक गतिविधियों में भी हलचल बढ़ी हुई है। हरियाणा करनाल में शीतलहर का प्रकोप जारी है और इसके साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं और कम तापमान ने जनजीवन पर असर डाला है। सुबह के समय सड़कों पर धुंध की मोटी परत छाई रही, जिससे वाहन चालकों को धीमी गति से चलना पड़ रहा है। लोगों ने ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लिया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की, जहां पर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मुंबई और हरियाणा की ये तस्वीरें हैं जहां पर ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आज विजिबिलिटी जो है बेहद ही कम है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोग जो है लगातार बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की अगर बात करें तो घने कोहरे देखने को मिल रहा है, जहाँ पर विजिबिलिटी जो है बेहद ही कम नजर आ रही है। हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से जनजीवन जो है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। लोग जो हैं वो गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, अलाव जला रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। अलग अलग प्रदेश की है, जहां पर यूपी, जम्मू कश्मीर, मुंबई और हरियाणा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ठंड का प्रकोप किस तरह से देखने को मिल रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पर्यटक जो हैं वो बेहद ही आनंद से बर्फबारी का मजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे कई इलाकों में लोगों के बीच अचानक से ही डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। भूकंप की तीव्रता जो है वो 4.6 दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार झटके सुबह लगभग 5:35 पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बारामूला जिले के पट्टन इलाके के आसपास मौजूद रहा और उस समय अधिकतम लोग जो थे वो गहरी नींद में थे, लेकिन जैसे ही धरती में कंपन महसूस हुई, लोग घबराकर घरों से बाहर निकलने लगे। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग खुले स्थान पर पहुंच गए और कुछ समय तक बाहर ही रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रारंभिक जानकारी में बताया है कि इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान या फिर हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। फिर भी झटकों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। कई परिवारों ने एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर रहना बेहतर समझा है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। फिलहाल हालात जो है वो बेहद ही सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन सुबह के समय आए इस झटकों ने लोगों को अचानक से ही डरा दिया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।